Hello students, I am back to another part of history, chapter 4, the Mughal Empire. In the previous video, we studied the great Mughals, Babur, Humayun, Jahangir, Shah Jahan and Aurangzeb. In the class, we will learn about important features of the Mughal administrative system. The Mughals introduced a unique system of ranks and linked the same to the local and land revenue administration. This unique system was referred to as the Mansabdari system. It was introduced by Akbar. Under this system, each officer known as a Mansabdar was given a rank or a Mansab. A Mansabdar generally entered service at a low rank but rose higher through loyalty. It was a grading system used by the Mughals to fix the rank, salary, and military responsibilities of the officer. The ranks were divided into Jat and Sowar. Jat fixed the Mansabdar personal status and salary. The higher the Jat, the more prestigious was the noble's position in the royal court, and he also drew a higher salary. The lower rank was 10 and highest was 5,000 for nobles. The Mansabdars received their own salaries in the form of revenue assignment called जागीर्स. जैसे जैसे मुगल एम्पायर एक्सपेंड होते गए और पावरफुल बनते गए, उनके साथ ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप ज्वाइन कर लिए. जो लोग मुगल सर्विस को ज्वाइन किए उनको मनसबदार कहा गया. और मनसबदार होल्ड करके रहते थे मनसब को. मनसब मतलब होता है पोजीशन और रैंक. तो मनसब को होल्ड करने वाला क्या होता था? मनसबदार. जो लोग मुगल सर्विस को ज्वाइन किए थे. मनसबदार जो है उनको जो सैलरी होती थी उनके रैंक और पोजीशन के हिसाब से होती थी. उनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिया जाता था. और मनसबदार जो होते थे वो सारे इक्वल नहीं होते थे. उनमें ग्रेडिंग सिस्टम होती थी. कभी हाई पोजीशन मनसबदार होते थे, कभी लो पोजीशन मनसबदार होते थे, और उनके हिसाब से उनकी सैलरी दी जाती थी. रैंक और सैलरी को न्यूमेरिकल वैल्यू में जट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? जट कहा जाता है. और जिसकी हायर जट उसकी लार्जर सैलरी. मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी में मनसबदार को मेंटेन करना पड़ता था सवार और कैवलरी मैन को, जिसको सैलरी भी ये मनसबदार को देना होता था. कैसे देते थे? टैक्स कलेक्ट करके. उनके टैक्स कलेक्ट करके वो लोग मनसबदार क्या करते थे? सवार को सैलरी भी देते थे. और ये टैक्स कहाँ से कलेक्ट करते थे? जागीर से. जागीर मतलब जमीन, लैंड से. हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था इक्ताज. याद है आप लोगों को? इक्ताज जो है, इक्ताज का मतलब होता है लैंड. और मुगल शासन में उस लैंड को जागीर या वतन कहा गया. जैसे दिल्ली सल्तनत में हम लोग इक्तादार कहते थे. इक्तादार क्या करता था? इक्ताज से टैक्स कलेक्ट करता था. उसी तरह यहाँ पे वतन जागीर से ये मुक्तीज क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे. तो इक्तादार और मुक्तीज दोनों सेम चीज़ है, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत में उसे इक्तादार कहा जाता था और मुगल सर्विस में उनको मुक्तीज कहा जाता था. जो लोग क्या करते थे? लैंड से ये टैक्स कलेक्ट करते थे. मनसबदार टैक्स जो कलेक्ट करते थे तो वो लोग उनके जगह पे उस लैंड के ऊपर नहीं रहते थे. बट हम लोग दिल्ली सल्तनत में जब पढ़ा था कि इक्तादार जब टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उस लैंड पे वो लोग रहते थे. लेकिन मुगल के टाइम पे मनसबदार टैक्स कलेक्ट के बाद मुक्तिस क्या करते थे? उस जमीन पे नहीं रहते थे. जट रैंकिंग देख लेते हैं. 5,000 रैंक हायर देन 1,000. एंड अकबर के टाइम पे 29 मनसबदार थे और जिनके जट थे 5,000. औरंगजेब के टाइम मनसबदार 79 में पहुंच गए थे. ड्यूरिंग द reign of Akbar, the Jagirs were carefully assessed and given so that the revenue from a Jagir was almost equal to a Mansabdar salary. By Aurangzeb's reign, the actual revenue collected was often less than the sum to be awarded. There was a large increase in the number of Mansabdars as well.
This alone with certain other factors caused a shortage of jagirs. As a result, the Mansabdar tried to extract as much revenue as possible from their jagirs, causing the peasantry in much distress. Distress means उत्पीड़न. किसान लोगों को उत्पीड़न बढ़ गया था. अकबर के टाइम जागीर को केयरफुली मेजर किया गया, असिस्ट किया गया, ताकि रेवेन्यू कलेक्ट करे मनसबदार उनकी सैलरी के इक्वल, ना कम और ना ज़्यादा, क्योंकि उनके टाइम मनसबदार 29 थे. बट औरंगजेब के टाइम पे जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करे सैलरी ही के हिसाब से वो कम होता था, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे 79 मनसबदार थे. अकबर के टाइम पे 29 थे और औरंगजेब के टाइम 79 पहुंच गए थे. औरंगजेब के टाइम मनसबदार जो थे वो लोग वेट करना पड़ता था उनके जागीर के लिए. मनसबदार जितना हो सके उतना कलेक्ट करते थे. इसी चीज़ को औरंगजेब ने कंट्रोल कर नहीं पाया, जिसके कारण किसान लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा, उनको उत्पीड़न सहना पड़ा टैक्स के वजह से. जब्त एंड जमींदार्स. Land was the main source of revenue. Peasants paid taxes through the rural elite, the headman or the local chieftain. They were termed jamindar by the Mughals to describe the intermediaries. The land revenue system under Akbar was framed by Raja Todarmal, his revenue minister. This system was largely based on Shershah Suri's land revenue system. The peasants' land were measured and assessed. A careful survey of the crops, prices, and areas cultivated for a 10 years period from 1570 to 1580 was carried out. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. The average produce and price of these 10 years was calculated and the state share was fixed at about 1/3 of the average produce. Each province was divided into revenue circles and each circle had its own schedule of revenue rates for each crop. This system of assessment based on measurement was known as Jabd. It was applied in the regions where the Mughal administrators could survey the land and keep careful records. But this was not possible in certain provinces such as Bengal and Gujarat. मुगल रूलर्स के इनकम सोर्स में अवेलेबल होते थे टैक्स के द्वारा. ये टैक्स मिलता था किसान की कल्टीवेशन के थ्रू और इसका कुछ भाग जाता था मुगल रूलर के पास. और ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए रूलर और कलेक्ट करने के बीच में वो लोग ज़मींदार को रखे थे. ज़मींदार कौन होते थे? जो गांव के मुखिया हो या पावरफुल चीफ टेंट्स हो, जिसके पास बहुत सारे ज़मीन होता था. अकबर के टाइम पे रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल. टोडरमल ने 10 इयर्स तक सर्वे किया था, 1570 से लेके 1580 तक. यही सर्वे के डाटा के हिसाब से उन्होंने टैक्स फिक्स कर दिया था, अलग अलग अनाज के ऊपर अलग अलग टैक्स. उन्होंने जो ये टैक्स सिस्टम स्टार्ट किया था, यही रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा जाता है. The Jamindars were a semi-independent land-holding authority responsible for collecting revenue and for the maintenance of law and order in the respective areas. In the Jagir areas, the revenue was collected by the Jamindars with the help of village officials. In some areas, the Jamindars gained a lot of power. जमींदार एक्सप्लॉयटेशन करते थे प्रेजेंट्री के ऊपर और टैक्स के वजह से, जिसके वजह से एंड ऑफ द 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर को प्रेजेंट्री के रिवेलियन भी देखना पड़ा. अकबरनामा एंड एनी-ई-अकबरी. The administrative system under the Mughals based on centralization of power in the hands of the monarch is mainly attributed to Akbar. The Ani-Akbari, authored by Abul Fazl, provides a great deal of information about the system of administration as it existed during the period.
अकबर के क्लोज फ्रेंड थे अबुल फजल, जो उनके दरबार में जॉब भी करते थे। तो अकबर ने उनको वो अपनी हिस्ट्री लिखने के लिए बोले। तो अबुल फजल ने रेन अकबर के रेन को 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया और जिसका नाम दिया अकबरनामा। और फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर के बारे में लिखा, पूर्वजों के बारे में। सेकंड वॉल्यूम में ये सारे अकबर के जो इवेंट होते थे उनके रिकॉर्ड किए। और थर्ड वॉल्यूम में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू सिस्टम, मुगल एम्पायर की पूरी जियोग्राफी थर्ड रेवेन्यू में लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। So students, an efficient system of administration was introduced under the Mughals. It was a mixture of Central Asian and Indian traditions. The board features of Mughal administrations were laid down by Akbar and discussed in detail by Abul Fazl in his work titled An-e-Akbari. The Mughal Empire was divided into small provinces or subas governed by a subedar. He looked after the welfare of the people and was responsible for activities such as building wells, rest houses, roads, etc. Military affairs were looked after by the Mir Bakshi, while the Diwan headed the accounts department. अबुल फजल के एनी अकबरी में बताया जाता है कि एम्पायर को डिवाइडेड किया गया था प्रोविंसेस में, जिसे सूबास भी कहा जाता है, जिसे गवर्न करते थे सूबेदार। एक एक प्रोविंसेस में एक एक फाइनेंस ऑफिसर रहते थे जिसे दीवान कहा जाता था, और वो उनको मेंटेन करते थे उस प्रोविंस के पीस एंड ऑर्डर को। जहांगीर्स लास्ट वाइफ नूरजहान, रियल नेम मेहरुन्निसा, was a talented, courageous, and intelligent woman. She exercised considerable influence in royal affairs. She promoted her family members to important posts in the administration and struck coin in her name during the last years of Jahangir's reign. Silver coins were minted which show Jahangir's name and his title on one side and Noor Jahan's title on the other. Noor Jahan retired from public life after her husband's death. अकबर के बेटे जहांगीर ने एक दो नहीं बहुत सारे शादी किए, और उनके जो लास्ट शादी हुई थी वो थी मेहरुन्निसा के साथ, जिनको बाद में नाम दिया गया नूर जहान। जहांगीर जब सिल्वर कॉइन को बनाए थे तो वो एक तरफ अपना नाम और दूसरी तरफ नूर जहान का नाम लिखवाया था। Akbar's liberal approach towards religion was guided by an enthusiasm to unite the entire nation. He combined the best features of all the religions. Akbar built a hall of prayer at Fatehpur Sikri in 1570, known as the Ibadat Khana. At this place, he invited select mystics, intellectuals, and theologians and held discussion on religious and spiritual themes. He invited teachers of various religions like the ulemas, pandits, Christians, and atheists, or those who did not believe in the existence of God. They visited the Ibadat Khana and discussed their religious belief with him. The result of this discussion at the hall of prayer led him to the conclusion that all religions lead to the same goal. अकबर 1570 में फतेहपुर सिकरी में प्रेयर के लिए इबादत खाना बनाया, और वहाँ पे उन्होंने रिलीजन के अदर्स रिलीजन के बारे में डिस्कशन करने के लिए उन्होंने बुलाया अदर्स धर्म के गुरुओं को, जैसे उलेमा के धर्म के, ब्राह्मण्स के, रोमन कैथलिक के गुरु जो थे उन लोगों को बुलाया गया। और इसी के बाद ही दूसरे धर्म के ऊपर बिलीव और रिस्पेक्ट करना अकबर स्टार्ट कर दिए थे। डोगमा का मीनिंग होता है कोई भी स्टेटमेंट को बिना क्वेश्चन किए हुए फॉलो करना, एंड बिगेट होता है दूसरे रिलीजियन को रिस्पेक्ट ना देना या उनके ओपिनियन को इम्पोर्टेंट नहीं देना। अकबर वाज क्रिएट ए फेथ कॉल्ड दीन-ई-इलाही और द डिवाइन फेथ. It was just an order of people who believed in the idea of universal peace or sul-e-kul. Akbar was helped by Abul Fazl in governing his empire based on the ideas of universal peace.
He abolished many taxes that were earlier imposed on the non-Muslim subjects. This policy was followed by Jahangir and Shah Jahan as well. The Mughals Empire in the 17th century and after. The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पॉलिसी एफिशिएंसी में काफ़ी हद तक इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी देखने को मिला. जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आए थे सब ने यही बात कहा कि ये ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पॉलिसीज़ में. शाहजहां के टाइम के एक डॉक्यूमेंट में मिला और उनमें से एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि 8000 मनसबदार होते थे, जिसमें सिर्फ 445 नंबर ही हाईएस्ट रैंकिंग के मनसबदार होते थे, जिसके सैलरी के हिसाब से 61.5% वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिसके वजह से पेजेंट्री के पास कुछ नहीं बचता था और एडिशनल रिसोर्स के लिए या प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज के इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसे उनके पास नहीं बचते थे, जिसकी वजह से ऑथोरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर धीरे धीरे ये डिक्लाइन होने लगे. By 18th century, several provinces started declaring independence, though they continued to regard Mughals as their masters. 16th century में वर्ल्ड के दूसरे किंग और क्वींस के बारे में अभी जान लेंगे थोड़ा सा. ऑटोमन तुर्की सुल्तान सुलेमान, जिन्होंने अपने स्टेट के एक्सपेंडेड किया था यूरोप तक. उन्होंने सीज किया था हंगरी और ऑस्ट्रेलिया, बगदाद और इराक को, और उनको अल कानूनी भी कहा जाता था क्योंकि इसका मीनिंग होता है लॉ गिवर. उनके टाइम पे बहुत सारे रेगुलेशन पास हुए थे. अनदर क्वीन एंड किंग्स, इंग्लैंड के क्वीन एलिजाबेथ, सफाविद रूलर ऑफ ईरान शाह अब्बास, एंड रसिया के रूलर जार इवन IV, जिसे इवन द टेरिबल भी कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर औरंगजेब डेथ द लेटर मुगल्स could not hold on to the empire created by the great Mughals. The Mughal Empire remained an empire in name only, with just a small area under its command. Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali in the 18th century further weakened the Mughals. Mughal rule was reduced to only a small area around Delhi, which passed under Maratha and then British control.